नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रसिद्ध प्रवासी लेखिका सुषम बेदी का लिखा हुआ लघु उपन्यास कतरा दर कतरा का भाग 3। भाग 2 में आपने सुना कि कक्कू धीरे धीरे निराशा के गर्त में डूबते डूबते आखिर ऐसी स्थिति में आ पहुंचा कि उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और उसको बिजली के झटके का ट्रीटमेंट दिया जाने लगा। लेकिन उसकी मानसिक अस्वस्थता की जड़ कहाँ है, ये डॉक्टर लोग ना तो ढूंढ पाए और ना ही ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब सुनिए आगे की कहानी आज भाग 3 में। पिताजी ने कक्कू को बदलाव के लिए दीदी के पास शिमला भेज दिया। दीदी से पिताजी ने कहा था, इसका पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता, सारा दिन आवारागर्दी करता है। अगर शिमला में से कोई कॉलेज वगैरह पसंद आ जाए तो देख लेना, वहीं बोर्डिंग में डाल देंगे। दीदी खुश थीं और उनकी बेटियां भी मामे के आने पर उत्साहित। कक्कू दीदी के पास जाने को एकदम तैयार हो गया था। शायद उसे खुद को ही भीतर कहीं बदलाव की ज़रूरत महसूस होती होगी। यूं दीदी के यहाँ घर का सा सुख होते हुए भी पिताजी के अनुशासन का बंधन नहीं था, इसलिए उनके यहाँ जाना हम सबको अच्छा लगा करता था। ये बात नहीं कि दीदी अनुशासन प्रिय नहीं थी, पर हम चूँकि उन्हें कभी कभी मिलते थे इसलिए हमारा लाड़ चाव ही होता था। अनुशासन का दायित्व पिताजी का ही था। दीदी को कक्कू में कुछ अस्वाभाविक नहीं लगा था। वो बच्चों से खेलता, उन्हें साइकिल पर बैठाकर बाजार और पार्क घुमाने ले जाता। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने नोटिस किया कि अक्सर वो चुप चुपीता सा या अपने आप में खोया खोया सा हो जाता है। पिताजी को खत में दीदी ने लिखा भी था, कक्कू को पता नहीं क्या हो गया है, कुछ खाने पीने की सुध नहीं रहती। मैं नाश्ता मेज पर लगाकर इंतज़ार करती रहती हूँ, बार बार आवाज़ें लगाती हूँ, वो आता ही नहीं। 11-11 बजे तक सोकर नहीं उठता, किसी चीज़ का होश नहीं होता, ना नहाने का ना खाने का। अक्सर मैं कुछ पूछती हूँ तो जवाब ही नहीं देता, ऐसे खाली देखता रहता है जैसे कुछ सुना ही ना हो। क्या आपके पास भी ऐसा ही करता था, या ये किशोर उम्र की भी समस्या हो सकती है? मुझे तो कुछ अजीब सा लगता है इसका व्यवहार। इसके बाद कई बातें और भी हुईं जिनका जिक्र दीदी ने मिलने पर किया था कि कक्कू रात में 2-2 बजे तक सोता नहीं था। एक रात बत्ती जलती देखकर वे कमरे में आई तो कक्कू एक पत्रिका में किसी इश्तेहार की मॉडल की तस्वीर में आंखें गड़ाए था। दीदी को देखते बोला, दीदी ये वही लड़की है। कौन सी लड़की? इसे मैं जानता हूँ, इससे दिल्ली में मिला था। दीदी को कुछ सिर पैर समझ में नहीं आया था, पर उनको कक्कू के चेहरे का भाव कुछ अजीब सा लगा था। जिया जी भी आवाज़ें सुनकर बिस्तर से उठाए थे। उस रात के बाद से उन्होंने बेटियों को कतई कक्कू के पास न छोड़ने की सख्त ताकीद कर दी थी। अपने भाई के बारे में ऐसा सुनकर चोट तो लगी थी दीदी को, पर बेटियों की हिफाजत के लिए वे कक्कू पर पूरी निगरानी रखने लग गई थीं। यूं भी कक्कू को लेकर उन्हें माँ पिताजी का अतिरिक्त लाड़ चाव ही याद था, इसलिए वे कहती थी, पिताजी के लाड़ ने ही कक्कू को बिगाड़ा है। वे क्लब में उसे साथ ले जाते थे, अंग्रेजी की फिल्में दिखलाते थे। कच्ची उम्र में बच्चों के दिमाग पर इन चीज़ों का बुरा असर पड़ता है। अंग्रेज़ी फिल्में देखने की ही वजह से इसके दिमाग में इतना सेक्स घुस गया है कि वो कुछ और सोच ही नहीं पाता। शुरू से अगर अनुशासन में रखा जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोगों को तो पिताजी ने खूब दबा कर रखा था, तभी हम लोग ठीक से सेटल भी हो गए हैं। कक्कू को उन्होंने मनमानी करने दी। बच्चों को ठीक गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी होता है। एक ही परिवार में पल भरकर भी दीदी और मेरे नज़रिए में बड़ा फ़र्क था। शायद इसलिए भी कि उनकी और मेरी उम्र में पूरे 1 दशक का अंतर था, पर कुछ सच्चाई शायद उनके कथन में भी रही हो। दीदी का खत पाके हम सबको बड़ी शर्म महसूस हुई थी। पिताजी बोले, आखिर है तो अपनी ही बेटी, बता देना चाहिए था। माँ ने कहा था, क्या बताते, यूं कुछ है थोड़े ही उसको। मुझे भी लगा था कि बताने को था ही क्या। पिताजी ने ये तो बतला ही दिया था कि वो आवारा और गुमराह हो रहा है और इसी बदलाव के लिए ही तो उसे यहाँ भेजा गया था। दरअसल हम में से कोई भी ये विश्वास नहीं करना चाहता था कि कक्कू में कुछ गलत है। कहीं लगता था कि हम ही में, शायद पिताजी में कुछ गलत था, या फिर घर की हवा में, या शहर के माहौल में कुछ ऐसा था जो कक्कू को बिगाड़ रहा था। और अगर उसे इस सारे परिवेश से हटाकर अलग कर दिया जाए तो शायद सब कुछ सही हो जाए। दीदी के पास उसे भेजकर हम कुछ ऐसी ही उम्मीद लगाए बैठे थे, और
दीदी के खत ने अपराध और शर्म का एक नया बोझ हम सब पर लाद दिया था। साथ ही कक्कू के सहज होने की हमारी हर उम्मीद और संभावना के चिथड़े कर दिए थे। कक्कू दीदी के पास से लौटा तो बहुत कमज़ोर हो गया था, जैसे कि कोई गम उसे खाए डालता हो। घर में किसी से भी बात करने में दिलचस्पी नहीं थी उसे, अपने आप में ही रहता था। उसके स्वास्थ्य को लेकर नई फिक्र लग गई थी माँ पिताजी को। माँ पास बैठाकर किसी छोटे बच्चे की तरह खाना खिलाती उसे। पहले से बहुत कम खाने लगा था वो। चाचा ने शहर में नए खुले एक प्राइवेट अस्पताल के बारे में बतलाया था, जहाँ मानसिक रोगों के मरीजों का कुछ संवेदनशील इलाज होता था, जहाँ रोगियों को बिजली के झटके नहीं दिए जाते थे। मौखिक औषधियों द्वारा दिमाग के रासायनिक असंतुलन को सही कर इलाज किया जाता था। चाचा और पिताजी ने कक्कू को बड़े प्यार से ये बात समझाई थी और वो बिजली के झटकों के डर से बरी होकर इस अस्पताल में जाने को राजी हो गया था। अस्पताल का बड़ा डॉक्टर विदेश से पढ़कर आया था और मानसिक रोगों के इलाज में उसने जल्द ही शहर भर में अपनी धाक जमा ली थी। पिताजी जब कक्कू को डॉक्टर के पास ले गए तो लौटकर कक्कू भी खूब खुश दिखा। ये डॉक्टर तो बड़ी अच्छी तरह दोस्तों की तरह बात करता है। एक दो विजिट्स के बाद डॉक्टर ने सलाह दी कि कक्कू को अस्पताल में ही दाखिल करा दिया जाए। डॉक्टर की करीबी निगरानी की ज़रूरत थी उसे। कक्कू को डॉक्टर का स्वभाव बहुत अच्छा लगा था, इसी से वो झट से मान गया। यूं वार्ड के दूसरे मरीजों की हालत कक्कू से कहीं ज़्यादा बदतर दिख रही थी, पर डॉक्टर के कहने पर जब वो रहने को तैयार हो गया तो फिर उसने कोई आनाकानी नहीं की, जबकि वार्ड में घुसते ही कई लड़के आकर उसे घेरने लगे। उनके कौतूहल से उसे खींच हो रही थी। एक बार उसने लाचार सी आंखों से हमारी ओर देखा और चुप हो गया, जैसे उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि ये भी आजमा कर देख लिया जाए। 3-4 हफ्ते में ही कक्कू बेहतर दिखने लग गया था। वो ठीक से खाने पीने लगा था और उसके गाल भी कुछ भर आए थे। यूं दुबला पतला तो हमेशा से ही था, पर जिस्म कमज़ोर नहीं दिखता था अब। पर उसे वार्ड के दूसरे मरीजों को देख देख कर कुछ होता था। हर रोज़ वो एक ही बात का इसरार करता, मैं तो ठीक हूँ दीदी, मुझे घर क्यों नहीं आने देते? क्या मैं तुम्हें इन सब पागलों की तरह दिखता हूँ? मुझे घर ले चलो। मेरा रो देने को मन हुआ था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि डॉक्टर इतनी जल्दी छुट्टी नहीं देगा। कुछ दिन बाद कक्कू के लगातार जोर देने पर डॉक्टर ने कहा कि कक्कू अगर नियमित रूप से दवा खाता रहे तो उसे घर जाने दिया जा सकता है। तब हमें इस बात का अंदाज़ नहीं था कि दवा खिलाना भी कोई मुश्किल काम हो सकता है। कक्कू को दवा पीने से सख्त नफरत थी। रोज़ कुछ ना कुछ तरीका सोचकर उसे दवा पिलाई जाती, लेकिन घर उसके लिए ऐसी नियामत था कि बहुत दिनों तक तो हम उसे अस्पताल भेजने की धमकी देकर दवा पिला डालते रहे। अस्पताल के नाम से वो एक डरे हुए बच्चे की तरह चुपचाप दवा गटक जाता। कक्कू ठीक होने लगा तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी को बेफिक्र होकर जीना शुरू किया। बेफिक्र ज़िंदगी के पल कितने गिने चुने होते हैं। जब से अंशु पैदा हुआ एक क्षण भी ऐसा नहीं गुजरा जिसे बेफिक्र कह सकूं। पहले तो सिर्फ एक माँ की भूमिका ही निभा रही थी। उसकी चोट के हादसे के बाद से परिचारिका की भूमिका और भी ज़्यादा जिम्मेदारी की थी। अशोक कभी भी मेरी इस भूमिका के प्रति हमदर्द नहीं हो सका। उसे हमेशा लगता कि समस्या अंशु की इतनी नहीं थी कि जितनी खुद की मेरी। अंशु को अस्पताल से लाकर हम घर पहुँचे ही थे कि अशोक मुझसे तैयार होने का आग्रह करने लगा। उस शाम ताज होटल में पार्टी थी। अशोक ने अपनी बढ़िया सिल्क वाली कमीज़ और इटालियन डिज़ाइनर टाई पहनी थी। 8:30 बज चुके हैं, तुम तो उठ ही नहीं रही। उसके सिरहाने ऐसे बैठी हो जैसे तुम्हारे बैठने से ही वो ठीक हो जाएगा। मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। इतनी भी क्या बात है? अकेले छोड़ने का मन नहीं। राम सिंह तो है घर में। नौकरों से बीमार बच्चे की देखभाल होती है, कहीं दोबारा उससे गिर गया तो? अब तुम फालतू में यही डर पाल लो कि दोबारा गिर जाएगा। डोंट बी सिली। चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, पहले ही इतने लेट हो रहे हैं। नहीं अशोक, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। वो पहली बार था जब अशोक मेरे बिना किसी पार्टी में गया था। जाने से पहले वो फिर से बोला था, अभी भी तैयार हो सकती हो तो बोलो, लेट चले जाएंगे। नहीं अशोक, मेरी जान तो अंशु में ही अटकी रहेगी। जाकर भी मैं किसी से ढंग से बात तो नहीं कर पाऊंगी, तब फ़ायदा क्या? जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मुझे तो जाना ही है। इस तरह घर में बंद हो गया तो अपना तो बिजनेस ही ठप समझो।
दो एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके बाद से अशोक ने अकेले जाने की आदत ही डाल ली थी। वो मुझसे पूछता भी नहीं। मेरी और उसकी शामों का हिसाब अलग अलग हो गया था। मुझे शिकायत नहीं थी उससे, बस मन में कचोट, एक कसक सी बार बार उठकर रह जाती थी। जिस आसानी से अशोक ने अंशु को मांस का लोथड़ा कहकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, वैसा मैं तो नहीं कर पाती। जो ज़िंदगी मेरे लिए मेरी अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा अहम और अजीज़ है, वो क्यों कर उसके जनक के लिए ही मांस का ढेर बनकर रह गई? क्या ये फ़र्क मेरे माँ होने की वजह से ही था? मातृत्व क्या एक विवशता भरी है? शायद विवशता ही हो। तभी तो कक्कू के अस्पताल से घर आने के तुरंत बाद मैं अपनी सहेलियों के साथ आगरा, जयपुर घूमने चली गई थी, एक बेफिक्र छुट्टी मनाने के लिए। लेकिन माँ तो ऐसा कभी नहीं कर पाई। अक्सर उनको खामोश आंसू बहाते ही देखा। अक्सर उनको ये कहते सुना, पता नहीं क्या गलती हो गई थी हमसे, किसका क्या बुरा हो गया। अब संभाल लो भगवान, इसको सही दिशा दो। माँ हमेशा यही महसूस करती रही कि कहीं उन्हीं से कुछ गलत हो गया है। पिताजी भी कहीं अपनी परवरिश में ही कोई खामी निकाल खुद को दोष दे लेते थे। सुधार और कर्मठता के गांधी युग में पले बढ़े पिताजी के लिए अनुशासन, नियमबद्धता, आदर्शवाद, आत्म बलिदान और संयम ही सबसे बड़े मूल्य थे। अपने परिवार में चूंकि वे खुद सबसे बड़े थे, इसलिए दादा की मृत्यु के बाद सारे घर का बोझ अपने ऊपर ले लिया था। अपनी सौतेली माँ की भरसक सेवा और सौतेले भाई बहनों की देख रेख में उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया था। उनका राजनैतिक आदर्श अगर गांधी थे, तो पारिवारिक आदर्श थे मर्यादा राम। अपने सौतेले भाई बहनों और माँ के प्रति वे वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करते। पिताजी ने ही चाचा को इंग्लैंड पढ़ने भेजा था। अब उन्हें लगता कि उन्हीं का दोष है, उनके नियम संयम या अनुशासन में ही कोई कमी रह गई थी जो कक्कू बिगड़ गया। इसके आगे वे ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते थे। शायद इसलिए मैं नहीं चाहती कि अब मुझसे कहीं कुछ और गलती हो, या मैं गलती के एहसास की कचोट ही महसूसती रहूं। हर पल अंशु पर आंखें टिकाए रखती, जैसे आंख हटाते ही वो कहीं ओझल हो जाएगा। आगरे में मैं सच में घर, माँ, पिताजी, कक्कू सबको भूल गई थी। कार्तिक की चांदनी में रुई के फाहों से हल्के हुए ताजमहल की रुमानियत के साथ अपने ख्यालों की उड़ान भरते हम किसी परियों के देश में पहुंच गए थे। उस परियों के देश में एक राजकुमार भी रहता था, पर अभी वो राजकुमार किसी गहरी निद्रा में सोया था। किसी एक नियत घड़ी में उसको उस गहरी नींद से जगाना था और अपनी राजकुमारी की खोज करनी थी। राजकुमारी अपनी इस नियति से बेखबर खुद राजकुमार को जाने कौन कौन से महलों में खोजती फिरी थी। गुलाबी महल, पंचमहल, जल महल, पर राजकुमार का कहीं पता नहीं था। उस सारी सैर में सिर्फ सपनों की ही बातें और सपनों की ही छेड़छाड़ होती रही थी। हम ज़मीन पर एक पल को भी नहीं उतरे, वहीं बादलों में कहीं तैरते रहे। लौटते हुए बस में बैठे बैठे अचानक एक उदासी सी मन में उतर आई थी। यूं ही बिना किसी संदर्भ के मैं अपने साथ बैठी अपनी सहेली स्मिथ से कक्कू और पिताजी के बारे में बात करने लगी। इससे पहले मैंने अपनी किसी भी सहेली से कक्कू की हालत का जिक्र नहीं किया था। मैंने अपने आप को कहता पाया, पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया है, बड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है। पिताजी को लेकर और भी फिक्र होती है कि उसके गम में उन्हीं को न कुछ हो जाए। बस अड्डे पर पहुंचकर DTU बस का इंतज़ार करने के बजाय मैंने 3 व्हीलर लिया। घर पहुंचने की अजीब हड़बड़ी थी। फाटक पर स्कूटर रुका तो अंदर से कोई बाहर झांकने नहीं आया, जैसा कि आमतौर पर होता था। शाम का धुंधलका बढ़ रहा था। घर पर अजीब सूनापन सा घिरा महसूस हुआ। कोई भी बत्ती नहीं जल रही थी, कोई खटका नहीं। यहाँ तक कि रसोई घर से किस्नू के खाना पकाने या बर्तनों की उठा पटकी जैसे दिन भर की आने वाली आवाज़ें भी खामोश थीं। बढ़कर मैंने खुद ही फाटक खोला और बरामदे तक का फासला तय करके पहुंची तो देखा दरवाजे पर ताला लगा था। मन में खटका सा हुआ, कहाँ चले गए सब लोग? मेरे पास तो घर की चाबी भी नहीं थी। घर तो हमेशा खुला ही होता था। मैं कुछ मिनटों तक यूं ही ठिठकी खड़ी रही। क्या करूं, किससे पूछूं? पड़ोसियों को कुछ पता होगा। इतने में फाटक पर एक टैक्सी आकर रुकी। मैं डरी डरी सी बरामदे से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगी। टैक्सी से उतरने वाले बड़े भैया और भाभी थे। मैं हैरान थी, भैया भाभी के आने का तो कोई प्रोग्राम नहीं था, यह अचानक कैसे बन गया? टैक्सी से सामान नहीं उतारा गया था, इसका मतलब है कि वे स्टेशन से सीधे नहीं आ रहे थे।
घबराहट और असमंजस से सूखते मुंह से मैंने कहा, आप लोग कब आए भैया? मुझे तो आपके आने का पता नहीं था। मालूम है कि सब लोग कहाँ हैं? भैया ने बड़ी नरमाई से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो अंदर चलो, बताता हूँ। चाबी है आपके पास? भैया ने ताला खोला और हम अंदर आए। मेरा डर और बेचैनी छूत की बीमारी के कीटाणुओं की तरह हर पल हजारों की संख्या में बढ़ रहे थे। कक्कू कहाँ है? पिताजी, माँ सब कहाँ हैं? घबराओ मत, वे अस्पताल में हैं, पर हालत कंट्रोल में है। कौन अस्पताल में? पिताजी। क्या हुआ उनको? कहते कहते मेरी आवाज़ कांप रही थी। चाकू लग गया। चाकू? चाकू कैसे लग गया? शायद वो कक्कू को ज़बरदस्ती दवा पिलाने की कोशिश कर रहे थे। गुस्से में आकर उसने उनके पेट में चाकू घोंप दिया। बहुत गहरा घाव है? हाँ, कुछ अंतड़ियाँ कट गई हैं, ऑपरेशन हुआ है। मुझे बहुत ज़ोर से पछतावा होने लगा कि मैं छुट्टी मनाने गई ही क्यों। मैं रहती तो ऐसा कभी ना होता। और फिर अपने आप पर और माँ पिताजी पर इस बात का गुस्सा आने लगा कि जब वो दवा पीने से इतनी तकलीफ़ देता था तो उसे अस्पताल वापस क्यों नहीं भेज दिया। मन को विश्वास ही ना होता था कि कक्कू कभी ऐसा कर सकता है। पिताजी चाहे कक्कू के प्रति अपना स्नेह मुखर रूप से कभी प्रकट ना भी कर पाए हों, पर उनकी जान कहीं उसी में तो अटकी रहती थी। कक्कू क्या कभी समझ पाया होगा स्नेह के इस स्वरूप को? पिताजी ही डॉक्टर को मना मनू कर उसे घर वापस लाए थे। ऐसा क्यों कर लिया कक्कू ने? कक्कू है कहाँ? पता नहीं, सुबह से लापता है। कहीं उसने अपने आप को तो नहीं कुछ कर लिया? देखो शशि, अब इस वक्त कक्कू के बारे में फिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो जाएगा कहाँ? घूम घाम कर घर ही लौटना है उसे। एक साथ दो हादसे हो गए थे और मुझे समझ नहीं पड़ रहा था किसका दर्द और बेचैनी मुझे ज़्यादा परेशान कर रहे थे। कभी पिताजी के लिए घबरा उठती तो कभी कक्कू के प्रति आक्रोश, फिक्र, उदासी और लाचार स्नेह और असमर्थता के भाव कौंध जाते। क्या उसको अंदाज़ा होगा कि उसने ऐसा किया है? मैंने कहा ना शशि, उसकी फिक्र ना करो, पुलिस को खबर है, वो उसे खोज लेगी। क्या पुलिस को सूचना दी गई थी? पुलिस के मुआयने के बिना वे पिताजी को इमरजेंसी में दाखिल ही नहीं करते थे। चाकू मारने की वजह से वो पुलिस केस तो बन ही गया था। तो अब वो कक्कू को जेल में डाल देंगे? मेरी आवाज़ की कपकपाहट फिर से प्रकट होने लग गई थी। तुझे वो सब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा। यूँ भैया भी पिताजी को कक्कू का ज़्यादा लाड़ चाव करने का दोषी ठहराते थे, पर अब मुसीबत पड़ने पर बड़े बेटे की तरह सारा बोझ वे अपने कंधे पर लेने को तैयार हो गए थे। भाभी रसोई में खाने का काम संभालने पहुंच गई थीं। पिताजी की देखरेख के लिए किस्नू माँ के पास ही अस्पताल में रुक गया था। मैं रसोई की ओर भाभी की मदद करने को बढ़ी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। भैया बाथरूम में थे। मैंने दरवाज़ा खोला। दो पुलिस के आदमी थे। आज सुबह वारदात हुई थी यहाँ? जी। मुजरिम ने कत्ल की कोशिश की? जी नहीं, वो पिताजी को छुरी लग गई। आप मुजरिम की क्या लगती हैं? जी, मेरा भाई है वो। आप वारदात के वक्त मौजूद थीं? जी नहीं, मैं बाहर गई हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले लौटी। कक्कू कहाँ है? मुजरिम का पूरा नाम क्या है? कुमुद सहगल। वो है कहाँ, आपको मालूम है? वहीं थाने पर, हवालात में। मैं पुलिस के आदमियों को देखकर वैसे ही घबरा गई थी। हवालात के नाम से मेरे होशो हवास उड़ने लगे। जी, उस बेचारे को तो अंदाज नहीं होगा, वरना ऐसा तो कभी कर ही नहीं सकता। उस पुलिस वाले ने मुझे इस तरह देखा कि तुम औरतों से तो बात करना बेकार है। घर में कोई मर्द है? जी हाँ, मेरे बड़े भाई हैं, उनको बुलाइए। लेकिन वो यहाँ नहीं रहते, मैं रहती हूँ। मुझे मालूम है कक्कू के बारे में, वो इस तरह का लड़का नहीं है। आजकल उसकी मेंटल हालत। ठीक है, वो सब आप मजिस्ट्रेट को बतलाइएगा, हमको तो सिर्फ बयान दर्ज करना है। ज़रा अपने भाई साहब को बुलाइएगा। भाई साहब से उन्होंने कक्कू और पिताजी के बारे में कुछ और जानकारी ली। पुलिस के जाने के बाद भैया बोले, जमानत करा के छुड़ा तो लाऊंगा कक्कू को, पर अब उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, वो किसी को भी मार सकता है। कक्कू ने हम सबके साथ जैसे विश्वासघात किया था और उस पर से विश्वास उठाकर हम उसे उसके किए की सज़ा देना चाहते थे। पर क्या वो जानता था कि उसने विश्वासघात किया है? बहुत कड़वी लगी थी भैया की बात, जैसे कि किसी पराई की बात कर रहे हों। पर इस वक्त मैं खुद पिताजी के बारे में चिंतित हो रही थी। भाभी ने जल्दी से कुछ खाना तैयार कर दिया था। मैं और भैया अस्पताल माँ के लिए खाना ले जाने के लिए तैयार थे।
जब हम अस्पताल पहुँचे खासा अंधेरा हो चुका था। अस्पताल के गेट के बाहर मध्यम रोशनी में मूंगफली और फलों की छाबड़ियों और रेहड़ियों वाले अपना फैलाव समेट रहे थे। यूं सड़क के खंभों की बत्तियां तो जल रही थीं, पर मुझे सारा माहौल बड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगा। अस्पताल के गलियारों में पीली बत्तियां टिमटिमा रही थीं। एक अजीब सी दवा और सीलन की मिलीजुली गंध से रचे बसे उन गलियारों से गुजरते हुए मेरी घबराहट बढ़ रही थी। भूल भुलैया की तरह मोड़ खाते इन गलियारों और बरामदों को पार करते हम पिताजी वाले वार्ड तक पहुँचे। माँ कमरे के बाहर बेंच पर बैठी आंख बंद किए शायद जाप कर रही थी। किस्नू उनके पैरों के पास बैठा ऊँघ रहा था। मैंने पास आकर धीरे से आवाज़ दी, माँ जैसे सपने से जगी हूँ। तुम लोग कब आए? पिताजी कहाँ हैं? उन्हें अभी लाने वाले हैं। तभी दो नर्सें स्ट्रेचर को घसीटती हुई दूसरी ओर से आईं। माँ एकदम उठ खड़ी हुई। पिताजी को पहचानना एकदम मुश्किल था। कितनी ही नलियाँ उनके नाक और मुंह से लगी हुई थीं। बाईं बाँह की नस से सुई के जरिए ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई थी। पिताजी अभी पूरे होश में नहीं थे। मैं उनके सिरहाने खड़ी देर तक उन्हें देखती रही। पिताजी ने आंखें खोली तो सबसे पहले मुझी पर आंख पड़ी। हल्के से मुस्कुराकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। मैंने बुलाया तो दोबारा खोली। उनके होंठ फड़फड़ाए। कक्कू का क्या हाल है? वो ठीक है पिताजी। कहाँ है? घर पर ही। मैंने झट से कहकर उन पर से अपना चेहरा हटा लिया। इधर नर्स चिल्ला रही थी, इतने लोग मरीज के पास नहीं ठहर सकते, आप लोग अब जाइए। अगले दिन अखबार में मोटी सुर्खियों के साथ खबर छपी थी, बेटे द्वारा बाप की हत्या। कल 20 अक्टूबर 1962 दिल्ली शहर के एक युवक श्री कुमुद सहगल ने अपने पिता श्री रमेश कुमार सहगल के पेट में छुरा घोंपकर उनकी हत्या करने की कोशिश की। श्री रमेश कुमार को नाजुक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया और श्री कुमुद कुमार अब पुलिस की हिरासत में हैं। घर वालों ने बताया कि श्री कुमुद कुमार की दिमागी हालत सही नहीं है और वे इस हादसे से पहले कई बार मानसिक रोगियों के अस्पताल में रह चुके हैं। हमारे घर का कच्चा चिट्ठा अब सबके सामने खुला पड़ा था। मैं मना रही थी कि आज के अखबार का यह हिस्सा किसी तरह हमारे जान पहचान वालों की आंखों से अनदेखा रह जाए। शाम को अस्पताल गई तो मौसी वहाँ पहले से मौजूद थीं। माँ से बार बार कह रही थीं, घर में इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें बतलाया ही नहीं, हम कोई पराए हैं? मुझे तो तभी कुछ गड़बड़ लगी थी जब कक्कू बिना बताए हमारे घर आया था, पर आप लोगों ने तो कुछ भनक भी नहीं पड़ने दी। पिताजी शाम तक पूरे होश में थे। बात करनी मुश्किल थी क्योंकि गले में नाली डले रहने की वजह से उन्हें खांसी सी उठ रही थी, जिससे ऑपरेशन के बाद पेट में लगाए गए टाँकों में बड़ी टीस उठती थी। मुझसे बस इतना ही बोले, बस तेरे भाग से ही बच गया हूँ, तुझे ब्याहने का काम बचा है ना। फिर भैया से कहा, कक्कू का ध्यान रखना बेटे, जब तक मैं यहाँ हूँ देखना उसे कुछ हो न जाए। अगले रोज़ जमानत करके भैया कक्कू को घर ले आए थे और मजिस्ट्रेट की हिदायत के अनुसार उन्होंने शाहदरा के अस्पताल का पता करना शुरू किया, जहाँ की अपराधी और हिंसक मानसिक रोगियों को रखा जाता था और उनका इलाज किया जाता था। कक्कू के जिस्म पर नील पड़े हुए थे। उसकी बाईं आंख सूजी थी, जैसे कि किसी ने घूंसा मारा हो आंख पर। बाहों, कंधों और पीठ पर नील और खरोंचे थीं। एकदम गाय सा सिर झुकाए वो भैया के पीछे पीछे घर में चला आया था। मुझे देखते ही बोला, दीदी देखो कितना मारते हैं। उसने बदन खोल खोल कर मुझे अपने घाव दिखाए। क्यों मारा तुझे ऐसे? मुझे गुस्सा और रोना एक साथ आ रहा था। पता नहीं, बहुत सताया मुझे, सबने मारा। थोड़ी देर बाद बोला, पिताजी कहाँ हैं? अस्पताल में। वो क्यों? यूं ही तबीयत ठीक नहीं थी। वो चुप होकर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, पिताजी भी मुझे मारते हैं? वे नहीं मारते, वे तो तुझे प्यार करते हैं। कैसी उल्टी बातें करता है तू? नहीं, तुम नहीं थी तो मारा, बहुत मारा। मैं खामोश होकर उसके चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश करती रही। वो चेहरा किसी डरे, सहमे और सताए हुए इंसान का सा दिख रहा था। उन आंखों में डर और संदेह के अलावा और कुछ नहीं था। उस दिन मैं कॉलेज नहीं जा पाई थी। अगले रोज़ गई तो मेरी सहेलियों को मेरे बताए बिना खबर हो चुकी थी। उन्होंने खुद अखबार में नहीं पढ़ा था, बल्कि एक लड़की से सुना था जो कि हमारी जान पहचान की थी। उस लड़की ने कहा था कि लगता है ये खबर शशि के घर वालों की है। लेकिन मेरी सबसे पक्की सहेली स्मिथ ने मुझे शायद शर्मिंदगी से बचाने के लिए मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, सिर्फ एक दोस्ताना हमदर्दी जाहिर की। आगरा से लौटते उससे कुछ बता चुकी थी।
तभी उसने पिताजी का हाल पूछना भी जरूरी समझा होगा, लेकिन शर्म और ग्लानि एक गीले कोट की तरह मेरे दिल दिमाग पर लदे थे। ना तो उसका बोझ संभलता था और ना ही परेशानियों की ठंड को रोकने में उससे कुछ मदद मिल सकती थी। ऐसी बातें तब तक सिर्फ दूसरों के बारे में ही सुनी थीं। बार बार यही ध्यान आता कि लोग पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, जैसे कि हर मिलने वाले की आंख में बस यही एक सवाल हो और मैं आंख बचाने या उत्तर खोजने में लग जाती। दोपहर घर लौटी तो एक गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी। मैंने पहचानने की कोशिश की कि किसकी गाड़ी हो सकती है, पर एकदम कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अचानक देखा 2 सिपाही कक्कू को ज़बरदस्ती उसके कमरे से बाहर को खींचकर ला रहे थे। वो पूरा जोर लगाकर उनकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रहा था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, वो पूरे गले से चिल्ला रहा था। खबरदार, खबरदार, बचाओ, बचाओ। भैया सिपाहियों की मदद करते हुए उसे समझा रहे थे, मारेंगे नहीं तुझे ये लोग, सिर्फ अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कक्कू की चीखें और भी तीखी और तेज़ हो रही थीं, जैसे कि कोई उसे मार ही डाल रहा हो। नहीं जाना मुझे, ये मेरा घर है, मुझे क्यों बाहर निकालते हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। दाईं ओर वाले घर के पड़ोसी अपने लॉन में खड़े हमारा तमाशा देख रहे थे। कक्कू भैया को देखता चिल्लाया था, ये मेरा घर है, मुझे नहीं निकालो। मैं पत्थर का बुत बनी खड़ी रही। यही सबका अंतिम फैसला था। कक्कू ने इल्तिजा भरी आंखें मेरी ओर फेर कर कहा था, दीदी इन्हें रोको ना, इनसे कहो ना मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा घर है। सिपाहियों ने वैन के पीछे की ओर से उसे चढ़ाया। एक सिपाही कसकर उसके दोनों हाथों को पीठ की तरफ करके जकड़े रखा। दूसरे ने वैन का दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे किसी जंगली जानवर को पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। कक्कू भी पूरे बचे खुचे जोर से दहाड़ता ही रहा। वैन धूल उड़ाती अदृश्य हो गई, तब भी उन धूल से टकराती लाचार दहाड़ों का खामोश शोर मुझे देर तक सुनाई देता रहा। लाचारी का आलम तब भी था जब अंशु के साथ हादसा हुआ, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने खुद ही ये फैसला कर लिया था कि खुद को लाचार नहीं होने दूंगी। औरों के किए फैसलों के हिसाब से चलना अब मेरी नियति नहीं थी। माँ बनकर ही कई फैसलों के हक या तो खुद ब खुद मेरी झोली में आ पड़े थे या मैंने हथिया लिए थे। माँ बनने के बाद ही हक पाने या हथियाने का एक अजीब सा आत्मविश्वास भी जैसे अपने आप ही मुझे पैदा हो गया था, और ये भी समझ में आ गया था कि हक कोई थाली में परोस कर तो देता नहीं, उसे अपने सजग और कर्मठ फैसलों के जरिए कबूलवाना पड़ता है। इसलिए हक कुर्बानी भी मांग सकता है। जब अशोक दिन में बिजनेस और रातों को ब्रिज खेलने के लिए क्लब चला जाता तो मैं घंटों अंशु से बतियाती और इंतज़ार करती रहती कि कब वो मेरी बात सुनेगा, कब वो आंखें खोलकर मेरी बात के जवाब में अपनी मुस्कान बिखेरेगा और कब माँ की बुलाहट देते हुए उसके होंठ फड़फड़ाएंगे। तब अक्सर ये भी लगता था कि शायद मैं सिर्फ दीवारों पर सर फोड़ रही हूँ, लेकिन जो 5% उम्मीद भी बची थी मैं उसे पूरी तरह से निचोड़ लेना चाहती थी। एक आहत और मजबूर माँ के लिए हल्की सी संभावना भी रोशनी का एक अहम टुकड़ा बन जाती है। अंशु ने जब आंखें खोली थीं तो ऐसा लगा था जैसे कि नींद से जागा हो, पर वो जगना इस दुनिया में पहली बार आंख खोलने जैसा था, जबकि किसी तरह के भी रिश्ते का कोई एहसास नहीं होता। मुझे अंशु के साथ एक नए सिरे से माँ का रिश्ता कायम करना था। मैं बार बार उसे अपने होने का एहसास दिलाती रहती, बार बार, कभी शब्दों से तो कभी स्नेह सिंची मुद्राओं से, उसे छूकर सहलाकर उन विस्मृति की परतों को हटा देने की कोशिश करती। अंशु खाली सी नज़रों से मुझे ताकता रहता। फिर लगा कि वो मेरी बात सुनता तो है, बस बोल नहीं सकता, अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचा नहीं पाता। उसकी 3 सालगिरह मनाई जा चुकी थी, जबकि उसके मुख से 3 माह बच्चे के माँ 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 पा के स्वर पहली बार दोबारा से निकले। मेरी खुशी का तो जैसे कोई और छोर ही नहीं था। मेरी तपस्या का, मेरे बार बार बुलाने का आखिर जवाब आया तो। फिर धीरे धीरे हम दोनों के बीच शब्दों की एक नई, एक अपनी ही दुनिया बनती चली गई, जिसे बस हम ही दोनों समझते थे। अशोक के पास भी उस भाषा से वाकिफ होने की फुर्सत नहीं थी। अंशु को मैं तरह तरह की तस्वीरें दिखाती, चिड़ियाघर के जानवर दिखाती और उनके नाम बोल बोल कर उससे दोहराती। हम घंटों बगीचे में फूलों और सब्जियों की क्यारियों के बीच घूमते और उसे उनको छुआती हुई मैं नाम बतलाती जाती। हर शब्द सही दोहराना उसके लिए आसान नहीं था, पर वो कोशिश तो ज़रूर करता।
भैया उसके लिए अमेरिका से तरह तरह के ब्लॉक्स लाए थे। उन आकारों को महसूसते वो नए आकार बनाता। जब भी कभी कोई छोटी सी नवीनता भी उन कोशिशों में दिखती, मेरे लिए वही जैसे एक बड़ी उपलब्धि होती। 6 साल का होने पर अंशु को मैंने स्कूल भेज दिया था। वो दूसरे बच्चों के मुकाबले कुछ रुक रुक कर बोलता, पर तरह तरह के मूर्त उपकरणों के इस्तेमाल में वो बहुत जल्दी दक्षता हासिल कर लेता। हिंदी और अंग्रेजी अक्षरों की पहचान भी उसे बहुत जल्दी हो गई थी। बहुत शुक्रिया अदा किया था मैंने उस छोटे से प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल का। उम्र में बड़े होने पर भी उसने उसे नर्सरी में दाखिला दे दिया था। अंशु तो स्कूल के नाम से ही किलक उठता था। कुछ महीनों बाद प्रिंसिपल ने बुलवा भेजा था उसे। जितनी तेज़ी से क्लास के बच्चे आगे बढ़ रहे थे, अंशु उनके साथ नहीं चल सकता था। प्रिंसिपल ने कहा था, आपका बच्चा खेल वगैरह में तो चल जाता है, पर पढ़ाई के मामले में रिस्पॉन्ड नहीं करता। हिसाब की क्लास में तो उसे एकदम पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। घबराई थी मैं। जी, मैं उसे घर पर मेहनत करा दूंगी, फिर ज़रूर ठीक चल पड़ेगा। मैं अंशु को 1 जमा 1 और 2 जमा 2 घर पर सिखाती रहती थी, बार बार रटवाती। पैसों से, फूलों से हम हर ठोस चीज़ों का इस्तेमाल गिनती के लिए करते, पर अंशु बहुत कम याद रख पाता। उसे फूल का नाम तो याद हो जाता, लेकिन गुलदस्ते में कितने फूल हैं ये नहीं याद रख पाता। हर बार नए सिरे से गिनवाना पड़ता। कितना सिर मारा था मैंने, पर सब बेफायदा। आखिर प्रिंसिपल ने एक दिन सीधा कह ही दिया, आई एम सॉरी मिसेस पुरी, आपका बच्चा यहाँ नहीं चल सकता, इसे कहीं और दाखिल करा दीजिए। जहाँ कहीं भी दाखिला दिलवाती बस यही हाल होता। पहले कुछ दिन तो अंशु निकाल लेता, फिर उसकी सीमाएं सब पर जाहिर होने लगती और स्कूल वाले उसे रखने से मना कर देते। उसे हैंडीकैप बच्चों के स्कूल भी ले गई थी, पर वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल था। वे बच्चे कुछ सीखते ही नहीं थे, जैसे कि सिर्फ वक्त कटी के लिए ही उन्हें वहाँ भर्ती किया गया था। जो खेल सकते थे खेल लेते आपस में, बाकी यूं ही निढाल और निकम्मे पड़े रहते। अंशु को इन बच्चों के साथ छोड़ देती तो न केवल वो पढ़ा पढ़ाया भूल जाता, बल्कि ये तो एक तरह से उम्र भर के लिए उससे किनारा कर लेना होता, क्योंकि वहाँ कुछ सीखने के बजाय वो विनष्ट ही होता। इसीलिए उसकी सारी शिक्षा का भार मैंने अपने कंधों पर ही ले लिया था। अंशु मेरा सहचर, मेरा सुहृद बन गया था। वो दिन भर मेरे साथ जीता, खाना भी बनाता, बागवानी भी करता, खाने के समय मेज लगाता, सलाद काटता और बर्तन धुलवाता। काम के बाद हम साथ बैठकर तस्वीरें देखते, बैडमिंटन खेलते, फुटबॉल खेलते और मोटे मोटे हरफों वाली किताबें पढ़ते। इस बात की हुक तो उठती कि अंशु से एक आम बच्चे की तरह डॉक्टर या इंजीनियर बनने की उम्मीद तो मैं कभी भी नहीं रख सकती, फिर भी उसे एक सादी और भली आत्मनिर्भर जिंदगी मिल जाए ये भी कुछ कम नहीं था। इसी से उसे स्वतंत्र बनाने की, अपने पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेवारी निभाने में मैं पूरे जी जान से लगी हुई थी। कक्कू के बारे में कभी इस तरह से सोचा सूझा ही नहीं। या तो हम उससे पूरी तरह से सहज और सामान्य होने की उम्मीद करते, या ऐसा न कर पाने पर वो अचानक कोई और हो जाता। उसके भीतर भी एक अजीब सी कशमकश बनी रहती। घर पर रहने से उसे अपनी दुनिया सही और संतुलित दिखती, बाहर जाते ही खास तौर से अस्पतालों की दुनिया अनजानी, अजीब और साथ ही बड़ी कठोर लगती। उसकी लाचार आंखें बस यही कहती कि बस घर पर रह पाना ही मानो उसके लिए सबसे बड़ी नियामत थी, जबकि हम सब के लिए ठीक इससे उल्टा होता। कक्कू के घर में होने से ही बहुत कुछ उखड़ा उखड़ा और उदास हो जाता, जैसे कोई अभिशप्त छाया हो जो हम पर, सारे घर पर मंडराती रहती हो। वो बाहर होता तो हम फिर से अपनी सहज जिंदगी में लौट आने को झटपट तैयार हो जाते। कक्कू का जिक्र कम से कम किया जाता, लेकिन कहीं अवचेतन में वो हर पल बसा रहता। कितना कुछ तो उससे जुड़ा था जो बार बार उससे सामने ले आता। उसका कमरा, उसके कपड़े, उसकी पसंद की खाने की चीज़ें, और सबसे बड़ी उपस्थिति थी उसकी अनुपस्थिति। वो घर का सबसे लाडला बच्चा था, सबके लाड़ और प्यार का केंद्र। उसके न रहने से घर केंद्र रिक्त हो जाता। भैया जब कक्कू से मिलने शाहदरा मानसिक रोगियों के अस्पताल जाने लगे तो मैंने भी जाने की जिद की थी, पर वे माने नहीं। लड़कियां नहीं जाती ऐसी जगहों पर। लेकिन अपने भाई से मिलने में तो कोई हर्ज नहीं। नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे देखाने थे, पता नहीं कैसा माहौल होता है इन जगहों का। भैया जब कक्कू से मिलकर लौटे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। एक अनजानी अपराध की सी छाया भी उस चेहरे को कांतिरिक्त बना रही थी। मुझसे उदास स्वर में बोले, पता नहीं ऐसी ही है वो जगह।
क्यों? वहाँ तो एकदम पागल लोग बसते हैं। कक्कू कैसा था? बहुत कमज़ोर लग रहा था, एकदम डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड। उसको घर नहीं ला सकते? डॉक्टर से पूछा था मैंने, कहता था कुछ ठीक होने पर ही वापस भेज सकते हैं। कब तक ठीक होगा? अभी कुछ नहीं बताते, सबका अलग अलग होता है, पर कहता था कि कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। मैं चल सकती हूँ उससे मिलने? तू ना ही जा, तेरे जाने की जगह नहीं है वो, तू नहीं देख सकेगी वो सब। भैया को अंदाजा भी ना होगा कि जिस बदसूरत सच्चाई को देखने से वे मुझे बचा रहे थे, वो कई कई रूप लेकर अनचाहे ही मेरी आंखों के आगे नाचती रहती। मुझे दिखती ऊंची ऊंची सीखों वाली जेलनुमा दीवारें, कक्कू उनके पीछे खड़ा जोर जोर से धक्के मारता, हाथों से झकझोरता, फिर सिर टकराता, लहूलुहान हो जाता। सिपाही उसे घसीट कर अंदर ले जाते, अंदर जहाँ बदबूदार सीलन भरे कमरे होते। उसको उबकाई आती। खाने की थाली में रखे बेस्वाद सालन और सूखी रोटियां अनछुए पड़े रहते। उससे एक निवाला भी निगला नहीं जाता। कोई पूछता भी नहीं कि उसने खाना क्यों नहीं खाया। फिर भूखे पेट उसे बिजली के करंट लगाए जाते, वो निढाल सा पड़ा रहता। क्या कुछ धुंधले से अधूरे से चेहरे या उनकी छायाकृतियां उभरती होंगी उसके जहन में? माँ का स्नेहिल आंचल, या पिताजी का तना हुआ अंगारे सा लाल चेहरा, या कभी उदास निराश चेहरा। शशि दीदी की प्रश्नाकुल आंखें, किसी आम के पेड़ की सघन चहकती छाया, ढेरों पहचानी चीज़ों से भरा अपना कमरा। क्या होगा घर उसके लिए? कुछ चेहरे, कुछ लोगों की हस्ती का एहसास, कुछ अपनापन, कुछ पहचाना सा माहौल, कुछ अपनी हस्ती का एहसास। या कि घर भी कोई काल्पनिक वस्तु या एक शब्द भर रह गया है उसके लिए। शायद मिट चुका हो घर शब्द का एहसास भी। क्या कक्कू मेरे बारे में कभी सोचता होगा जैसे कि मैं सोचती हूँ उसके बारे में? विश्वास नहीं होता कि कक्कू के जहन में मैं कतई नहीं हूँ। चलते वक्त उसने कैसे तो विनती की थी मुझसे, दीदी इनसे कहो ना, ये मेरा घर है। क्या घर को, घर के प्राणियों को भूल गया होगा वो? अभी आप सुन रहे थे हृदय को द्रवित करने वाला सुषम बेदी जी का लिखा हुआ उपन्यास कतरा दर कतरा का भाग 3। उपन्यास की शेष कहानी सुनिए अगले एवं अंतिम भाग 4 में।